अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम एक वीडियो की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एक एक करके हम लोग सारे प्रीवियस ईयर रिपीटेड बोर्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम के टॉपिक को उठाएं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। वैल्यू एडेड मेथड में हम सबसे पहले मेजर करते हैं मार्केट वैल्यू, चाहे वो किसी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का हो, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट यानी एक देश के अंदर जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं वो सब मिल करके जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सब की वैल्यू को हम ऐड करके वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो देखो, सारी वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू of output minus intermediate consumption अब हमें जानना पड़ेगा कि ये दो चीजें होती क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है कि वो मार्केट वैल्यू जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर जो भी सामान या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो भी मार्केट में बिक रहा है उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। वो सारी नॉन फैक्टर इनपुट विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए जो भी चीजें उसमें लगाई गई हैं वो सारी बातों को आप इंटरमीडिएट कंजप्शन में कंसीडर करेंगे। आइए अब इसके फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं। तो काम को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, जिनमें से सबसे पहला ये है कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आएगा, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं NNPFC, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर हम GDP MP निकाल भी लेंगे या सारे वैल्यू एडेड को ऐड भी कर देंगे तो हमको तो चाहिए ये वैल्यू। अब ये कैसे आएगी? तो याद रखिएगा NNPFC इज इक्वल टू GDP MP, यानी ये तो हम निकाल लेंगे, अभी हम सीख लेंगे कैसे निकलेगा। अब सबसे पहले ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो कैसे होता है। ग्रॉस को नेट में अगर कन्वर्ट करना हो तो माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। इन केस अगर नेट से ग्रॉस में जाना होगा तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। याद रखने का जो ट्रिक है वो ये है, देखो ग्रॉस में लेटर ज्यादा है, नेट में लेटर कम है। जब ज्यादा से कम की ओर जाते हैं तो माइनस होगा और कम से ज्यादा की ओर जाएंगे तो प्लस होगा। फिलहाल हमको ग्रॉस से नेट में जाना है, G फॉर ग्रॉस और पहले N का मतलब है नेट, तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। कब करेंगे? जब हमको GDP MP मिल जाएगा। GDP MP कब मिलेगा? जब हम GVA MP निकाल लेंगे, जो अभी हमने नहीं बताया है, तो हम इसको आगे समझेंगे। मेन चीज मैं बता दे रहा हूं कि हमें आंसर हमारा ये होगा, ना कि ये होगा। अच्छा, अब डोमेस्टिक से हमको जाना है नेशनल पे, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है NFIA,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस NFIA करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फैक्टर फीफा पहले ऐसे याद रखिएगा, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे इसमें से, फीफा माइनस फीटा FITA फीटा का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब विदेश से हमारे देश में जो पैसा आया और हमारे देश से जो विदेश में पैसा गया, तो NFIA हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। MP से FC में अगर चीजों को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस और FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो MP से FC में जाने के लिए हम करते हैं माइनस NIT, और FC से MP में आने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस NIT। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, MP से FC में जाना है, यहाँ हो जाएगा माइनस NIT। अब ये कैसे बनता है, ये बनता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज से। थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, क्या किया गया है यहाँ पे हमको जो पता करना था वो था नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम को हम निकालते हैं, नेशनल इनकम को बोला जाता है NNPFC, और हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, GDPMP। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA, और MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT। NFIA कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और NIT कैसे निकलता है, NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब इतना जानने के बाद अब हम पता करेंगे कि ये जो GDP है, ये जिस GDPMP है, ये जिस GVA का मतलब है, ये GVA कैसे नहीं। तो अब तक हम लोगों ने दो बातें अच्छे से समझ ली, जिसमें से पहली बात है कि GVAMP का मतलब होता है GDPMP, पर हमको वैल्यू एडेड मेथड में ये आंसर नहीं निकालना है, हमारा आंसर होगा नेशनल इनकम जो होता है NNPFC, हमारा आंसर ये होगा। यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब हमको पता चल जाएगा कि GDP क्या है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे NNPFC में। अब बात करते हैं कि GDPMP कैसे कैलकुलेट होता है। इसके लिए हम ये समझेंगे कि पहले GDPMP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और GVAMP का मतलब तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो अब हम ये बात जानेंगे कि GVAMP कैसे निकलता है, GVAMP कैसे निकलेगा। हमने अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब सवाल ये होता है कि ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी वैल्यू एडेड की, ठीक है। यहाँ पे इक्वल के बाहर अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, वैल्यू एडेड आपका निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन से। तो सवाल ये होता है कि भैया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, पहले ये तो बताओ।
तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीज़ों से मिलके बनता है। पहला होता है सेल और दूसरा क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक। अच्छा, तो ये कैसे निकल जाएगा? बस कुछ नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाता है। अच्छा, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है भाई साहब? चेंज इन स्टॉक सिंपल सी बात मैं यही कर दे रहा हूँ। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये दो चीज़ें मिलकर बनता है। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बीच का डिफरेंस होता है चेंज इन स्टॉक। सेल्स कैसे बनेगा? सेल्स दो चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या होता है? एक होता है डोमेस्टिक सेल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? आपका सेल बन जाएगा। अच्छा, डोमेस्टिक सेल भी दो तरह का होता है, चाहे आप एक हाउस होल्ड को भेजो, ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट को भेजो। ठीक है, ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ये बातें फंस जाती हैं। एक बात एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया जा रहा है, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि सिंपली ही आता है, लेकिन एक बार दो बार थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए दे दिया गया है। तो देखो, इंटरमीडिएट में क्या होता है, बेसिकली हम रॉ मटेरियल को ही कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब आप मान लीजिए रॉ मटेरियल। ठीक है, अब रॉ मटेरियल किसको बेच सकते हैं? या तो आप डोमेस्टिक परचेस कर सकते हैं या तो आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। इतनी बातें होने के बाद अब देखो हम लोग सारे फॉर्मूले क्रिएट करने जा रहे हैं। देखो, पहला फॉर्मूला तो आपका यही हो गया कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसको मैं बड़ा शॉर्ट में एक बार फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ सको मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को और क्या लिख सकते हैं हम? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अच्छा, अब तीसरा फॉर्मूला क्या बनाते हैं? तीसरा देखो, एक और फॉर्मूला मुझे। अब सेल्स को हम लोगों ने किस किस नाम से जाना है? सेल्स को हम लोग जानते हैं डोमेस्टिक सेल्स या एक्सपोर्ट हो सकता है, और क्लोजिंग स्टॉक को हम जानते हैं कि चेंज इन स्टॉक को हम जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। तो चलो एक फॉर्मूला और आपका बना देते हैं। वो फॉर्मूला बनेगा आपका सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अच्छा, फिर हम एक काम और कर सकते हैं। एक काम और क्या कर सकते हैं? सेल्स को भी दो हिस्से में बांट सकते हैं, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक कर दिया, चेंज इन स्टॉक कर देते हैं। ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। तो मैं चेंज इन स्टॉक को शॉर्ट फॉर्म में डेल्टा बना देता हूँ। डेल्टा का मतलब इकोनॉमिक्स में चेंज होता है, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, और क्या बन सकता है? आइए देखते हैं। एक ये भी बन सकता है, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, ये रॉ मटेरियल वाला, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इतना हो गया, डोमेस्टिक हो गया, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट हो गया। इतने डीप में जाता नहीं है। अगर बनाना चाहेंगे तो आप लोग अपने कॉपी पे अगर नोट्स बनाए रखें। ये मैप, अगर ये जो माइंड मैप मैंने बनाया है, ये माइंड मैप अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आपको बस पता करना रहेगा क्वेश्चन में कि हमको क्या क्या वैल्यू दिया है। इस माइंड मैप के अकॉर्डिंग आप उस वैल्यू को अपनी जगह पे प्लेस कर दीजिएगा, आपका आंसर अपने आप आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा एक और फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है कि हमको अभी देखो, हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे थे? हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे? हम लोगों ने यही बात ना पढ़ी थी कि वैल्यू एडेड में कि सभी प्रोडक्शन यूनिट्स को ले लेते, इसमें ऐड कर लेते, सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को ऐड करना था। यहाँ पे देखो ईच लिखा हुआ है ना, ईच प्रोडक्शन यूनिट।
अब ईच प्रोडक्शन यूनिट का क्या मतलब है कि हमको सारे प्रोडक्शन यूनिट्स की बात करनी है। तो सारे प्रोडक्शन यूनिट कैसे होंगे? सारे प्रोडक्शन यूनिट का मतलब है देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो हमारा फॉर्मूला एक और बन जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर प्लस GVAMP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ठीक है, प्लस तीसरा क्या हो जाए? टर्सरी सेक्टर, GVAMP एट टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर ठीक है। इन तीनों को ऐड करके आपका क्या निकलेगा? GVAMP। इन तीनों को ऐड करके आपका क्या निकलेगा? GVAMP। अब GVAMP का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए बताया गया था, सबसे पहला काम यही किया गया था। GVAMP का मतलब होता है GDPMP। ये जो क्रॉस लगा वो ये बताने के लिए था कि ये आपका आंसर नहीं है, आंसर आपका होगा नेशनल इनकम निकालना। तो ये आ जाए, इसको आंसर मत मान लेना। तो GVAMP का मतलब होता है GDPMP। तो यानी इन तीनों को जोड़ करके हम क्या निकालेंगे? GDPMP। यानी कि इन तीनों का मतलब ऐड करने के बाद हमारा क्या निकल आएगा? GDPMP। और जब आपको GDPMP मिल जाएगा तो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें? नेशनल इनकम में। तो GDPMP को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ आपको बताया जा चुका है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा देख, तो अब जो बचा खुचा उसकी बात कर लेते हैं। स्टेप्स में क्या ही बताया जाए, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सारे तीनों सेक्टर्स को जोड़ लें। तीनों सेक्टर को जोड़ने का मतलब है कि आप बेसिकली GVAMP निकाल लें, ठीक है। GVAMP अगर आपने एक बार निकाल लिया तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने किसी भी तरह से निकाल लिया, चाहे आप जो है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करके निकालिए, चाहे वैल्यू एडेड जो आपको फॉर्मूला यहाँ बताया गया था ऊपर, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करके निकाले। किसी भी तरह से अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको बेसिकली आंसर मिलेगा GVAMP, जो कि वही आंसर आपको मिलता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर को जोड़ने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है स्टेप्स में, ये यहाँ पे आपको बार बार पूरा बताया जा चुका है। तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। GVAMP आपका आंसर नहीं होता, आपका आंसर होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपको निकालना है। तो GVAMP जब आएगा इसका मतलब होता है GDPMP, और GDPMP को आप नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, तो स्टेप्स तो हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जिनका ध्यान देना पड़ता है। क्या प्रिकॉशंस है? पहला लिखा है कि जो ओनर का अपने घर में रहने का रेंट है इसको इंक्लूड करेंगे। अच्छा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक भाई, कर लेंगे। फिर लिखा है कि अगर कोई चीज़ हम लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए या फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करें तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। चलो भाई, कर लेंगे। फिर लिखा है कि अपने द ओन अकाउंट प्रोड्यूसिंग फॉर फिक्स एसेट्स बाय एंटरप्राइज, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड, इसको भी इंक्लूड करेंगे। चलो भाई, रूल है, प्रिकॉशन से तो ध्यान रखेंगे। कुछ चीज़ों को इंक्लूड नहीं भी करते हैं। क्या नहीं इंक्लूड करते हैं? पहला है कि अगर हम किसी सेकंड हैंड सेल कर रहे हैं, किसी चीज़ का गुड्स का सेकंड हैंड सेल कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर लिखा है अगर हम सेल कर रहे हैं बॉन्ड ऑफ द कंपनी का, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, इन सबको सेल कर रहे हैं तो ये भी आपका सेकंड हैंड सेल में ही कंसीडर किया जाता है, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, हम लीगल बातें करें तो इन लीगल चीज़ों को, स्मगलर वगैरह चीज़ों को, स्मगल की चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। थैंक यू।